Hello everyone. I hope you are all will be good. ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो हम जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो है डिमांड या थ्योरी ऑफ डिमांड भी इसको बोलते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर से हमने जो पढ़ा था कि डिमांड क्या होती है, थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है, उसकी टाइप्स और डिमांड फंक्शन को, और हमने उसके अंदर डिमांड कर्व को ड्राइव किया था। तो नेक्स्ट हम इस सेकंड लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। तो रीजंस ऑफ नेगेटिव स्लोप या नेगेटिव जो हमारा डिमांड कर्व है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने उसको डिस्कस किया था। तो हमने उसके बारे में पढ़ना है कि वो रीजंस क्या है, किस वजह से जो है वो नेगेटिव होता है। तो इसके अंदर इसके बाद हम इसको एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, जो लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड, इसके हम एजम्पशंस को देखेंगे और हम एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेप्शन ऑफ द लॉ क्या है। लेट वी स्टार्ट द लेक्चर। सबसे हमारे पास पहले है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, तो डेफिनेशन, इफ अदर फैक्टर रिमेन्स द सेम, द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी increase due to decrease in the price of that good and vice versa। अब इसके अंदर हमने ये बात की कि अदर फैक्टर रिमेन्स द सेम। ये अदर फैक्टर्स कौन से होते हैं डेफिनेशन के अंदर? जैसे हमने लास्ट टाइम डिमांड फंक्शन पढ़ा तो हमने देखा कि क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ, सबसे पहले प्राइस था, फिर इनकम था, फिर उसके आगे फैशन था, टेस्ट एंड सो ऑन, बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो हम जब भी कोई एनालिसिस करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, हम दो चीज़ों का करते हैं। रिलेशनशिप हमेशा दो चीज़ों का देखते हैं। तो हमने इसलिए कहा कि इफ़ अदर फैक्टर रिमेन्स द सेम, मतलब ये है कि हम जब लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप चेक कर रहे होंगे तो और जितने भी फैक्टर्स हैं उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं, वो कांस्टेंट रहेंगे। हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो कांस्टेंट होंगे, उनमें कोई तब्दीली, कोई चेंज नहीं आएगा। ये लॉ ऑफ डिमांड है। तो इफ़ अदर फैक्टर रिमेन्स द सेम, जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो अगर सेम रहेंगे, देन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी चीज़ की जो कमोडिटी है, किसी भी चीज़ की कमोडिटी, किसी भी क्वांटिटी, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज, वो बढ़ जाएगी ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस, जब उसकी चीज़ कम होगी, जब उसकी प्राइस कम होगी। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। अगर हम कोई भी चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट के अंदर लेने के लिए जाते हैं, हम किसी एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेडी पे चले गए हैं कोई सेब वगैरह लेने के लिए, तो एप्पल्स की हम जाके बार्गेनिंग करते हैं, हम उसे, नेचुरल होता है, हम उसे कहते हैं अगर आप प्राइस कम करते हैं तो हम इसको ज़्यादा ले लेंगे। मतलब क्या है, जैसे जैसे प्राइस कम होती जाती है हम क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं। मतलब क्या है, देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप है कि प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी। ये लॉ ऑफ डिमांड है। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ डिमांड ग्राफ एंड टेबल। ये लास्ट टाइम हमने इसी ग्राफ को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं कि जैसे प्राइस और क्वांटिटी को देख लें, जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है हम क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। प्राइस 10 to 8 पर आई, 8 से 6, 6 to 4, 4 to 2 एंड 2 to 0, प्राइस हमारी कम हो रही है। एंड द राइट साइड हम क्या कर रहे हैं, डिमांड को, क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं। ज़ीरो थी, 10 अगर प्राइस थी तो ज़ीरो पे थे, तो हमने क्वांटिटी को बढ़ाना शुरू कर दिया, 2 पे, 4 पे, 6, 8 एंड 10। हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं। तो ये लॉ ऑफ डिमांड ग्राफ और टेबल के अंदर शो कर दिया। अब नेक्स्ट है जी रीजन ऑफ नेगेटिव स्लोप। लॉ ऑफ डिमांड, हमारे पास जो लॉ ऑफ डिमांड है, बिहाइंड द रीजंस क्या है, किन वजूहात की बिना पर जो है वो नेगेटिव स्लोप होता है, नेगेटिवली नीचे की तरफ डाउनवर्ड क्यों है। तो सबसे पहले जो है वो है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, देयर इज चेंज इन रियल इनकम ड्यू टू चेंज इन प्राइस। जब प्राइस किसी भी चीज़ की कम होती है तो
कंज्यूमर जो होता है उसकी जो रियल इनकम होती है वो बढ़ जाती है। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज, जब किसी भी चीज़ की प्राइस कम होती है, द परचेजिंग पावर रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीज एंड कंज्यूमर कैन परचेज मोर कमोडिटी। जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर जो होता है उसकी प्राइस बढ़ जाती है, उसकी रियल परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है, तो वो चीज़ों को ज़्यादा परचेज करना शुरू कर देता है। तो ये इनकम इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट की वजह से भी नेगेटिव डिमांड कर्व होता है। चेंजेस इन प्राइस आल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं उनकी प्राइस का चेंज भी होता है, उसकी वजह से भी नेगेटिव चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ प्राइस ऑफ अ पेप्सी decrease against coke, the people having taste in coke will purchase more Pepsi than coke. कोक और पेप्सी ये क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, टेस्ट सेम है। अगर कोक और पेप्सी, इन दो के दरमियान पेप्सी की कीमत जो है, प्राइस जो है वो डिक्रीज़ होती है, तो लोग कोक की जगह पेप्सी को ज़्यादा परचेज़ करना शुरू कर देंगे, बिकॉज दीज टूज आर क्लोज सब्स्टिट्यूट, ये क्लोज सब्स्टिट्यूट है। तो ये सेकंड रीज़न है लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व की नेगेटिव स्लोप होने की। एंड थर्ड इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से भी डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव होता है। द लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, when a consumer purchase more unit of a commodity, its marginal utility diminish, so the consumer will purchase more quantity of that commodity only if its price falls. इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को, मुझे प्यास लगी हुई है, तो मैं जब पहला गिलास पानी का पीता हूँ तो मेरी यूटिलिटी कम होती है। अब जैसे मैं दूसरा गिलास पीता हूँ तो मेरी प्यास और कम होती है। अब हो क्या रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है किसी भी चीज़ की, पानी गिलास की क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जो है, जो उससे यूटिलिटी मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, वो मेरी कम हो रही है। पहला गिलास कम हो गई, फिर मैंने दूसरा इस्तेमाल किया तो मज़ीद कम हो गई। इसी तरह मैंने तीसरा पानी का गिलास पिया तो यूटिलिटी और कम हो गई। इसी तरह यूटिलिटी जो है वो कम होते होते सैचुरेशन पॉइंट 0 पर पहुंच जाती है, जहाँ पर हमारी सेटिस्फेक्शन 0 होती है, जहाँ हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसको कहा जाता है। तो इसकी वजह से भी डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप होता है। इसके बाद हमारे पास है जी अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अजम्पशंस कौन सी होती हैं? फंक्शन रिलेशनशिप, ये वही है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अब लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशन फर्स्ट नंबर है द नो चेंज इन इनकम। जब हमने बात की कि हम दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे, क्वांटिटी मैटर इज फंक्शन ऑफ प्राइस, तो अदर्स को क्या होना चाहिए? रिमेन्स द सेम। अजम्पशन है नो चेंज इन इनकम, इनकम के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। हम इसको पढ़ भी चुके हैं। इनकम फैक्ट क्या होता है कि अगर इनकम हमारी बढ़ गई तो हमारी प्रेफरेंसेस बढ़ जाएंगी। अगर हमारी इनकम चेंज हो जाती है, परचेजिंग पावर चेंज हो जाती है, तो हम किसी चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, तो हमारी इनकम को चेंज नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड वाज द नो चेंज इन फैशन, फैशन भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये भी कांस्टेंट रहेगा। जब हम क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड किसी भी चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं या उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो हमने कहा अदर फैक्टर कांस्टेंट, नो चेंज इन फैशन, फैशन के अंदर चेंज नहीं आना चाहिए। अगर फैशन चेंज हो गया तो लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है। थर्ड इज़ अ नो चेंज इन वेदर, वेदर भी कांस्टेंट होना चाहिए जब दो चीज़ों के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अगर वेदर चेंज होता है तो उसका भी
इफ़ेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियों के अंदर चाय ज़्यादा पी जाती है, जैसे वेदर चेंज होता है, गर्मियाँ आती हैं तो चाय से लोग मूव हो जाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ। तो ये वेदर का इफ़ेक्ट है। अगर हम चाय का एनालिसिस कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो वेदर का क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मौसम चेंज हो गया, वेदर चेंज हो गया, सर्दी से गर्मी आ गई, तो वो जो चाय का जो हम रिलेशनशिप चेक कर रहे थे तो उसमें चेंज आ जाएगा। फोर्थ इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट की प्राइस भी चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने लास्ट टाइम अभी डिस्कस किया कि कोक एंड पेप्सी इक्वल सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर पेप्सी की प्राइस कम होती है तो लोग मूव कर जाते हैं पेप्सी की तरफ, उसको मोर परचेज करना शुरू कर देते हैं। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट जो है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। नो चेंज इन टेस्ट। टेस्ट के अंदर चेंज नहीं आना चाहिए, टेस्ट भी हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ का टेस्ट चेंज हो जाएगा तो लोगों की प्रेफरेंसेस भी चेंज हो जाएंगी। नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में भी चेंज नहीं आना चाहिए। नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विदाउट चेंज इन प्राइस। जस्ट पॉजिटिव चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैन इंक्रीज द डिमांड फॉर बेसिक नेसेसिटीज। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइसेस हमारे पास कांस्टेंट हैं और किसी भी चीज़ की, किसी के पास अगर वेल्थ, इनकम उसकी बढ़ गई है, वेल्थ बढ़ गई है, तो उसकी डिमांड जो है वो चेंज हो जाएगी, बिकॉज उसकी जो परचेजिंग पावर है वो ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद है नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। समटाइम पीपल इंक्रीज देयर डिमांड फॉर those goods for which they are expecting that their prices will further rise in near future. लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इन फ्यूचर आने वाले वक्तों में किसी भी चीज़ के जो प्राइसेस है वो ज़्यादा हो सकती हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नो चेंज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर चेंज होगी तो लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर एंड नेक्स्ट इज द इन्वेंशन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। Substitution in fact क्या है? If the cheap and better substitute of a commodity is invented, then the demand of this commodity cannot rise with the fall in its price. अगर किसी भी चीज़ का कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट के अंदर आ जाता है जो उस कमोडिटी से चीप होता है, सस्ता होता है, उसका सब्स्टिट्यूट होता है, द डिमांड ऑफ दिस कमोडिटी कैन नॉट राइज, उसकी भी डिमांड जो है वो कभी राइज नहीं हो सकती विद द फॉल इन इट्स प्राइस। अगर उसकी कीमत भी कम हो तो उसके अंदर भी ये नहीं होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड के लिए ये अजम्पशंस हैं कि इनकम, फैशन, वेदर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, टेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड इन्वेंशन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, ये सब चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, इनके अंदर चेंज नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, कि वो कौन सी इश्यूज हैं, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जहां पर हमें लॉ ऑफ डिमांड को एक्सेप्ट नहीं होता, लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्ट नहीं होता। फर्स्ट इज द गिवन गुड्स। गिवन गुड्स ऐसी होती हैं जहां लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्ट नहीं किया जाता। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड गिवन गुड्स, फॉर एग्जांपल व्हीट, ब्रेड, राइस, etc। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस अगर बढ़ेगी तो चीज़ों की जो डिमांड है वो कम होगी, प्राइस अगर कम होगी तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड गिवन गुड्स। गिवन गुड्स कौन सी होती हैं? व्हीट है, ब्रेड है, राइस है। लोगों ने खाना खाना है तो खाना है, खाने की अगर प्राइस बढ़ेगी तो आप गंदम, ब्रेड खाना, इसकी आप डिमांड, क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम नहीं कर सकते, या आपने इस्तेमाल करनी ही करनी है। गिवन गुड्स इसको कहा जाता है। या
फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, उसको इंसुलिन लगती है। तो इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है कि इंसुलिन की जितनी भी प्राइस बढ़ जाए उसको इंसुलिन लगनी ही लगनी है, वो इंसुलिन लेगा क्योंकि उसने सरवाइव करना है। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। ये एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ द डिमांड कहते हैं। सेकंड, द प्रेस्टेज गुड्स। प्रेस्टेज गुड्स वो चीज़ें होती हैं जिनकी प्रस्तिश की जाती है, लाइक स्पोर्ट्स कार, डायमंड, कॉस्टली मोबाइल्स। व्हेन द प्राइस ऑफ दीज गुड इंक्रीज, रिच पीपल परचेज मोर टू शो द स्टेटस। कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान के स्टेटस को शो करती हैं। स्पोर्ट्स कार, महंगी महंगी गाड़ियाँ, डायमंड हो गया, कॉस्टली मोबाइल फ़ोन्स हो गए। जब ये महंगे होते हैं, इनकी प्राइस हाई होती है, तो जो रिच पीपल्स होते हैं वो इनको परचेज़ करते हैं स्टेटस को शो करने के लिए। तो ये प्रेस्टीज गुड्स जो होती हैं, कॉस्टली चीज़ें जो होती हैं, इनके ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। एंड थर्ड इज द इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स। इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर जो है उसकी जाहलियत, इग्नोरेंस जाहलियत कह लें या उसको कम अकल कह लें या उसको नॉलेज लेस कह लें कि उसको नॉलेज नहीं होता मार्केट का, नॉलेज नहीं होता अबाउट प्राइसेस, तो वो परचेज कर लेता है। इफ़ द कंज्यूमर इज इग्नोरेंट अबाउट द प्राइसेस राइज ऑफ अ गुड, ही मे परचेज मोर एट हाई प्राइस। तो वो इसको ज़्यादा परचेज कर लेगा अगर उसको प्राइसेस के बारे में पता नहीं होगा, प्राइसेस के बारे में इल्म नहीं होगा। सो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो आई होप यू गॉट इट। अगर कोई भी इशू हो, कोई भी कहीं भी किसी पॉइंट की समझ नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शंस के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या कोई भी टॉपिक, कोई भी किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।